हेलो फ्रेंड्स, ग्लोब स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं भगत सिंह की बायोग्राफी। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जाइए और देखिए अगर नहीं देखा तो। यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने भगत सिंह के चाइल्डहुड के बारे में जाना था, सॉन्ड्रस किलिंग के बारे में जाना था, रॉलेट एक्ट के बारे में जाना था, लाला लाजपत राय की डेथ के बारे में जाना था। तो इसीलिए अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये वाला पार्ट इजीली समझ आ जाए। देखिए, पहले हमने देखा था कि किस तरह लाला लाजपत राय की डेथ होती है और भगत सिंह उनका बदला लेने के लिए एक प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंटली सॉन्ड्रस को मार देते हैं, जबकि उन्हें कर्नल स्कॉट को मारना होता है। और किसी तरह वहाँ से बचकर वो कलकत्ता जाते हैं एंड देन वो आगरा के लिए जाते हैं। और वहाँ पर वो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं और जो भी आगे के उन्हें काम करना होता है वो आगरा में ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है आगे। देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि हर 10-10 साल में कानून का रिव्यू होना होता है। तो लॉर्ड इरविन जो होते हैं उस समय वाइसरॉय होते हैं 1929 में। तो 6 अप्रैल 1929 को लॉर्ड इरविन 2 बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उन बिल्स में से पहला बिल होता है पब्लिक सेफ्टी बिल एंड जो दूसरा बिल होता है वो होता है ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो वो जो दोनों बिल होते हैं वो दोनों ब्रिटिशर्स के फेवर में होते हैं, नॉट फॉर द इंडियंस। तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो पहला बिल होता है पब्लिक सेफ्टी बिल, वो पब्लिक के लिए है। ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग भारत में मिलिटेंट्स की संख्या बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो ये बिल लेकर आए, पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए है। सो दिस बिल वॉज जस्ट लाइक रॉलेट एक्ट, मतलब किसी के ऊपर भी शक भर हुआ उसे उठाया और जेल में डाल दिया बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के। और जो इनका दूसरा बिल था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, उसमें यह था कि जो वर्कर्स होंगे फैक्ट्री में वो स्ट्राइक नहीं कर सकते, कम वेजेस पर काम करना पड़ेगा उन्हें। तो मतलब इट इज़ टोटली अगेंस्ट वर्कर। मतलब किसी भी फैक्ट्री के खिलाफ आप प्रदर्शन नहीं कर सकते और ना ही आप लेबर यूनियन बना सकते। तो इन्हीं 2 बिलों के कारण भगत सिंह ने बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया। कुछ दिन बाद भगत सिंह को लगा कि इस प्रोटेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो चलो कुछ बड़ा किया जाए। तो भगत सिंह ने प्लान बनाया और उन्होंने प्लान बनाया कि असेंबली में बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, लेकिन वो ब्लास्ट ऐसा होगा जिससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, मतलब कोई फिजिकल डैमेज ना हो। हम इस तरह से चीज़ों को रखेंगे ताकि लोगों को हमारी बात समझ आए। तो इस प्लान पर घंटों तक मीटिंग चलती है आगरा में कि किस तरह से क्या करना है, किस तरह से हमें इम्प्लीमेंट करना। अब इतना इजी तो है नहीं जो सब काम आसानी से हो जाएगा, तो इसीलिए ये मीटिंग काफ़ी देर तक चलती है। तो इस मीटिंग का कंक्लूज़न ये निकलता है कि बीके दत्त, जो हमारे बटुकेश्वर दत्त होते हैं, और रामशरण दास को चुना जाता है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। लेकिन जो हमारे सुखदेव होते हैं वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते। वो चाहते हैं कि इस प्लान को भगत सिंह अंजाम दे, क्योंकि भगत सिंह जितना इम्प्रेशन अपना डाल सकते हैं वो और कोई नहीं डाल सकता। इसीलिए सुखदेव चाहते हैं कि भगत सिंह इस प्लान को अंजाम दें। लेकिन जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी होते हैं वो सुखदेव की बात का विरोध करते हैं, क्योंकि भगत सिंह उनके फेवरेट होते हैं और वो जानते थे कि जो भी इस असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट केस को अंजाम देगा वो वापस नहीं आ पाएगा, उसका वापस आना नामुमकिन है। और वो भगत सिंह जैसे लीडर को खोना नहीं चाहते बिल्कुल भी। उन्हें पता था कि इस केस में फांसी तय है और मरना भी तय है, और भगत सिंह जी को खोने का रिस्क हम नहीं ले सकते। क्योंकि भगत सिंह को नॉलेज सबसे ज़्यादा थी और उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि अगर वो एक बार चले गए तो सारे प्लानिंग और मूवमेंट धरे के धरे रह जाएंगे। और ये बात चंद्रशेखर आज़ाद अच्छी तरह जानते थे। लेकिन भगत सिंह बाद में सुखदेव की बात पर गौर करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हीं का जाना सही है, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा अपना इम्प्रेशन छोड़ सकते थे असेंबली बॉम्ब ब्लास्ट केस के द्वारा। और बाद में वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी मना लेते हैं इस बात के लिए।
तो फाइनली भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चुना जाता है और वो दोनों जाते हैं असेंबली में एक अच्छा प्रॉपर लुक बनाकर, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। और उनके टीम मेंबर्स को भी पता रहता है कि अब भगत सिंह वापस नहीं आने वाले। अरे भाई, कोई बॉम्ब फेंकेगा असेंबली में, अरेस्ट होगा तो वो वापस कैसे आ जाएगा। और चंद्रशेखर आज़ाद तो कह रहे थे कि बॉम्ब फेंको, फोड़ो वहाँ पे और भाग जाओ, हम लोग आप लोगों को बचा लेंगे, ढूंढ लेंगे। लेकिन भगत सिंह ये बोलते हैं कि हमें लोगों को ये बताना है कि हम लोग टेररिस्ट नहीं हैं, हम लोग मिलिटेंट्स नहीं हैं, जिसे बताने के लिए न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपनी ज़रूरी है और उसके लिए हमें अपने आप को सरेंडर करना ज़रूरी है। इस बॉम्ब केस के बाद हमें जेल जाना ज़रूरी है और जब ये न्यूज़ अखबार में छपेगी तो लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कौन हैं, और अगर उस चीज़ के लिए मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को मान जाते हैं फाइनली। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली हॉल में जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और 11 बजे ये मीटिंग चालू होती है। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों चीज़ों को अच्छी तरह एनालाइज करते हैं, ध्यान से अच्छी तरह जगह देखते हैं और राइट प्लेस चुनते हैं और राइट टाइम चुनते हैं बम फोड़ने के लिए। और वहाँ पर एक खाली जगह देखकर भगत सिंह पहला बम फेंक देते हैं एंड देन बटुकेश्वर दत्त दूसरा बम फेंक देते हैं पब्लिक से अलग, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। और वहाँ पर फिर भगदड़ मच जाती है, काला धुआं, भगदड़, बहुत लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहाँ से नहीं भागते और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और वो तुरंत गिरफ्तार हो जाते हैं। देखिए, भगत सिंह चाहते तो आराम से वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और अपनी गिरफ्तारी के दौरान भगत सिंह अगस्त वेलाइंट, जो कि एक फ्रेंच अनार्किस्ट थे, उनके शब्दों को बोलते हैं। जो वर्ड्स थे, इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक अ डेफ हियर, मतलब बहरों को जगाने के लिए धमाकों की ज़रूरत पड़ती है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पूरे असेंबली हॉल में। तो आप अनुमान लगा ही लीजिए कि क्या सीन रहा होगा वहाँ पर। एक तरफ तो सब लोग डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे और एक तरफ एक यंग इंसान भगत सिंह पूर्ण स्वराज की मांग करता है और पूरे असेंबली को हिला देता है। तो उन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाता है एंड देन उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायल ऑफ भगत सिंह। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगत सिंह चाहते तो आसानी से वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सरेंडर किया। देखिए, अब अथॉरिटीज़ को उनके अकॉर्डिंग बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। तो 1922 में जब महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, तो उसके बाद एक गैप आ गया था 5-6 साल का। तो उस गैप में भगत सिंह और उनकी टीम ने बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया, जो कि टोटली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी। तो जब इन्होंने सरेंडर किया असेंबली बॉम्ब केस में, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये तो बहुत ही बड़ी बिग फिश उनके हाथ लग गई है। तो उनके लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। अब इन्हें छोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे इन सबको ख़त्म कर देंगे, ये सोच ब्रिटिशर्स की थी भगत सिंह और उनकी टीम के लिए। तो भगत सिंह को अरेस्ट किया जाता है और बटुकेश्वर दत्त को भी, और दोनों को अलग अलग पुलिस स्टेशन में लेके जाया जाता है। तो वहाँ पर जाते हैं भगत सिंह, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया जाता है और उनके लॉयर का नाम आसिफ अली होता है। देखिए, शुरुआत में जब भगत सिंह का ट्रायल होता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन बाद में भगत सिंह को रियलाइज़ होता है कि ये सब उनका पागल बना रहा है, क्योंकि बैठे तो ब्रिटिशर्स ही है ना अथॉरिटी पर। देखिए, जो भगत सिंह का जो ट्रायल स्टार्ट होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून 1929 में होता है। कुछ समय बाद भगत सिंह से जेल के बड़े बड़े अधिकारी मिलने आते हैं, उनसे बोलते हैं, देखो, हमें अपने बारे में सब कुछ बता दो, अपनी टीम के बारे में सब कुछ बता दो, तुम्हारी आगे की प्लानिंग क्या, ये सब कुछ बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे।
लेकिन बाद में भगत सिंह को पता चल जाता है कि ब्रिटिशर्स उन्हें सज़ा दिलवाने के लिए, उन्हें मौत की सज़ा दिलवाने के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उन्हें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, अपना हर चीज़ को समझ कर चलना होगा। देखिए, भगत सिंह को बाद में जेल में शिफ्ट किया जाता है। मियाँ वाली जेल होती है लाहौर में, वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया जाता है। लेकिन जब भगत सिंह वहाँ पर जाते हैं और जेल की एकदम बकवास हालत देखते हैं कि गोरों को तो अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उनके बैरक भी अच्छे होते हैं, उन्हें डेली न्यूज़पेपर भी मिलता है, अच्छा खाना मिलता है। और इंडियंस के लिए बहुत ही घटिया सिचुएशन जिसे कहते हैं वो बनाई हुई थी जेल में। इंडियंस के लिए तो जहाँ पर टॉयलेट है वहीं पर खाना बनता था। अब सोच लीजिए क्या सिचुएशन रही होगी उस जेल में इंडियंस के लिए। तो इस चीज़ के खिलाफ भगत सिंह हंगर स्ट्राइक कर देते हैं लाहौर जेल में, जो मियाँ वाली जेल थी। और उस जेल में उन्हें कैदियों का बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलता, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर जो उनका सपोर्ट मिलता भगत सिंह को। और ये हंगर स्ट्राइक पूरे 97 दिनों तक चलती है, 97 डेज, जो कि अब तक की सबसे बड़ी हंगर स्ट्राइक है। देखिए, इसी स्ट्राइक के दौरान कंडीशन इतनी भयानक हो चुकी थी उस जेल के अंदर कि कैदियों को मारा जाता था, पीटा जाता था। और अगर वो खाना नहीं खाते थे तो उन्हें ज़िंदा रखने के लिए उनकी नाक में नली घुसा दी जाती थी और उसी में से ही दूध डाल दिया जाता था, जिससे वो उनके शरीर में पहुँचे और उन्हें ज़िंदा रखने में मदद करे। लेकिन भगत सिंह और उनके सपोर्टर में से किसी ने भी हार नहीं मानी और इंकलाब जिंदाबाद का नारा हमेशा उनके सपोर्टर और भगत सिंह के मुंह पर रहता था। देखिए, और दूसरी साइड क्या होता है, जो भगत सिंह के टीम मेंबर्स होते हैं, जय गोपाल, हंसराज वोरा और बाकी 3 मेंबर्स और होते हैं जो भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे देते हैं। तो सारे उनके जो गैंग के मेंबर होते हैं, मतलब उनके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, वो भी पकड़ लिए जाते हैं और पुलिस के द्वारा उन पर भयानक टॉर्चर किया जाता है। तो अब ब्रिटिशर्स के पास इनके भगत सिंह के ग्रुप के खिलाफ गवाही भी होती है, जो कि खुद भगत सिंह के मेंबर्स गवाही दे देते हैं, जो 5 मेंबर्स मैंने आपको बताए। तो अब क्या था, ब्रिटिशर्स के पास अब इनको मारना ही था। मतलब ब्रिटिशर्स के पास कुछ भी ऐसा नहीं बच रहा था कि ब्रिटिशर्स को कुछ और चाहिए इनको मारने के लिए। उनके पास गवाही भी थी, उनके पास सब कुछ था। अब नेक्स्ट स्टेप ये था कि बस अब इन्हें किसी भी तरह इन्हें ख़त्म किया जाए। उधर भगत सिंह जेल में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उनकी मांगे होती हैं कि एक तो जेल में इंडियंस को अच्छा खाना मिलना चाहिए, मतलब खाने लायक ठीक खाना मिलना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, प्रॉपर ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मतलब पहले की तरह नहीं कि तुम जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हो, मार रहे हो बेफालतू में, ये सब चीज़ें थी। लेकिन ब्रिटिशर्स इस बात को कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी टॉर्चर किया बुरी तरह भगत सिंह को, उनके सपोर्टर्स को। नाक में नली घुसा देते थे, उसमें दूध डाल देते थे जिससे किसी भी तरह उन्हें ज़िंदा रखा जाए। बहुत ही मतलब बुरी हालत थी। और एक दिन 13 सितंबर 1929 को उनका एक ग्रेट सपोर्टर था जतेंद्र नाथ दास, जिनकी मृत्यु हो गई इस हंगर स्ट्राइक के द्वारा। अब ये बात बाहर भी जाती है कि जेल में चल क्या रहा है, तो भगत सिंह को पूरे बड़े लेवल पे मास सपोर्ट मिलता, पूरे देश का सपोर्ट मिलता है, एक तरह से ये कह लीजिए। यहाँ तक कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी इस बात का खंडन करते हैं कि जेल में आखिर ये चल क्या रहा है। वो भी इस बात को असेंबली में उठाते हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो। यहाँ तक कि 21 जून 1929 का जो दिन था वो भगत सिंह के नाम पर बनाया गया था। इतना तगड़ा सपोर्ट मिलता है भगत सिंह को। तो फाइनली भगत सिंह की जो मांग होती है जेल के लिए, जेल प्रशासन से, तो वो सारी मान ली जाती है और 5 अक्टूबर 1929 को यह हंगर स्ट्राइक ख़त्म हो जाती है। तो अथॉरिटीज़ झुक जाती है भगत सिंह के सामने। तो इस बात से भगत सिंह को बहुत खुशी होती है। अब उन्हें लगता है कि अब चीज़ें अच्छे रास्ते पर चलना चालू हो चुकी है। अब भगत सिंह अपना पूरा ध्यान अपने ट्रायल पर लगाते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स जो होते हैं
वो 457 गवाहों की पेशी करते हैं। मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से पकड़ के ले आते हैं और उन्हें पैसे वगैरह दे के अनाप शनाप भगत सिंह के खिलाफ उगलवा लेते हैं। अनाप शनाप सबूत पेश कर देते हैं, पता नहीं किस किस को पकड़ के ले आते हैं। बस वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह ये भगत सिंह छूट के न जा पाए। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश एसपी होता है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वहाँ की अथॉरिटी का, वो भी कोर्ट में ये तक कह देता है कि मुझे भी नहीं पता ये सबूत आ कहाँ से रहे। तो ये बात सबको शॉक कर देती है एकदम। सब मतलब दंग रह जाते हैं कि अबे ये हो क्या रहा है, झूठा सब कुछ हो रहा है क्या। तो भगत सिंह के जो लीगल एडवाइज़र होते हैं वो दूनी चंद होते हैं, और जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते हैं वो कार्डन नोड होते हैं। तो उनका मोटिव यही था कि जो भी करना पड़े किसी भी तरह भगत सिंह को फंसाओ। देखिए, जब जय गोपाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जय गोपाल होता है उसे जब गवाही देने के लिए बुलाया जाता है, तो वो जब गवाही दे रहा होता बड़े अपने मूंछों को ताव दे के भगत सिंह की ओर इशारा करके बोलता है कि ये था जिसने साउंडर्स की किलिंग करी थी, इनके साथ सुखदेव थे, राजगुरु थे। मतलब सबको फंसा देता है जय गोपाल अपनी गवाही देकर, और यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। अब सारी पुरानी पुरानी फाइलें खोली जाती है। दशहरा में एक बॉम्ब ब्लास्ट का केस होता है, उसको खोला जाता है। मेजर साउंडर्स की किलिंग की फाइल को खोला जाता है। मतलब फालतू तक के केसेस भगत सिंह पर लगाए जाते हैं, और उन सब चीज़ों की गवाही देते हैं जो हमारे गद्दार जय गोपाल होते हैं, हमारे कह रहा हूँ सॉरी, ब्रिटिशर्स के जो जय गोपाल होते हैं वो गवाही देते हैं इन सब केसों में भगत सिंह के खिलाफ। जय गोपाल की गवाही सुनकर वहाँ पर जो भगत सिंह के मेट्स होते हैं वो नारे लगाते हैं जय गोपाल के खिलाफ, शेम शेम इस तरह के। और भगत सिंह तो शांत रहते हैं, उन्हें बहुत ही दुख होता है कि जय गोपाल जिस पर उन्होंने ट्रस्ट किया वो उनके साथ दगा कर गया। तो ये सिचुएशन देखकर जो जज होता है वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो रहा है, कैदियों को इस तरह से चिल्लाने की आज़ादी नहीं है, इन्हें हैंडकफ कर लो। पर एक बात ध्यान से समझ लीजिए, उस ज़माने के हैंडकफ में और आज के हैंडकफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज तो ये होता है कि पकड़ा और हथकड़ी लगा दी। पहले क्या होता था, पहले पिटाई करते थे, लात घूंसे बजाते थे, उसके बाद जब उनका मन भर जाता था पीटते पीटते, उसके बाद हथकड़ी लगाते थे। तो जज ये ऑर्डर दे देता है हैंडकफ के लिए, और वो बोलता है कि आगे से कभी भी भगत सिंह और उनका ग्रुप जब भी कोर्ट में आएगा तो इसी तरह हैंडकफ करके ही इन्हें लाना पड़ेगा। और भगत सिंह वगैरह जब भी कोर्ट में जाते हैं तो वो गाना गाते हुए जाते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गाना वो और उनके ग्रुप जब भी कोर्ट जाते हैं तो ये गाना गाते हुए जाते हैं। तो ये बात गोरे जो होते हैं अंग्रेज, उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। और 2 बार ऐसा इंसिडेंट होता है जब हैंडकफ के ऑर्डर दिए जाते हैं, और जब हैंडकफ होता तो ऐसा होता ही नहीं। मैंने आपको बताया किस तरह से हैंडकफ होता है, पहले मारा जाता है बहुत बुरी तरह, उसके बाद हथकड़ी लगाई जाती है और फिर घसीटते हुए लाया जाता है। तो ये 2 बार भगत सिंह और उनके ग्रुप को हैंडकफ किया जाता है और बुरी तरह मारा जाता है, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पर मारा जाता है, और यहाँ तक कि जो उनके लीगल एडवाइज़र होते हैं दूनी चंद, उन पर भी हमला किया जाता है। तब भगत सिंह ज़ोर से चिल्लाते हैं कि यही है आपका कानून। तब भगत सिंह रिफ्यूज़ कर देते हैं ट्रायल में आने के लिए, और वो बोलते हैं कि मैं ट्रायल में जब भी आऊँगा जब ये बंदिशें हटेंगी, ये हथकड़ियाँ खुलेंगी। तो उनका डिसीज़न मान लिया जाता है और हैंडकफिंग नहीं होती उसके बाद उनकी कभी, और उन्हें ट्रायल में बुलाया जाता है। तो इस तरह से चीज़ें चलती है। 457 विटनेसेस को पूरी तरह एग्जामिन किया जाता है, लेकिन ब्रिटिशर्स को उसके बावजूद भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिलती। उन्हें कुछ इस तरह का नहीं मिलता कि भगत सिंह को सजाए मौत दी जाए। तो अब ब्रिटिशर्स को भी मालूम होता कि ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं, और कोर्ट का सेशन भी एंड होने को आ रहा होता, तो जल्द से जल्द जजमेंट सुनाना होता है उन्हें ब्रिटिशर्स को, वरना देर हो जाएगी बहुत, ऐसा उन्हें लगता है।
तो ब्रिटिशर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि भगत सिंह को सेंटेंस ऑफ डेथ हो। तो इसके लिए फाइनली वो जो गवाह होते हैं जो भगत सिंह की टीम में होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं। तो 5 लोगों के नाम मैं बताता हूँ आपको जो ब्रिटिशर्स ने पकड़े थे। उनमें से होता है जयगोपाल, हंसराज वोरा और एक फोरेंद्रो नाथ घोष। लेकिन जो हंसराज वोरा की जो गवाही होती है उससे भगत सिंह बहुत दुखी हो जाते हैं। देखिए होता क्या, भगत सिंह हंसराज वोरा को अपना छोटा भाई मानते थे। देखिए होता क्या, ब्रिटिशर्स जो होते हैं ये भगत सिंह के जो टीम मेंबर्स होते हैं इनसे बोलते हैं कि तुम भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम सारी चीज़ें सही कर देंगे तुम्हारे लिए और तुम्हें नौकरी भी देंगे। जिसमें से कोई भी इन ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानता इन 5 लोगों को छोड़कर। लेकिन जब हंसराज वोरा अपनी गवाही देते हैं तो भगत सिंह दुखी हो जाता है। भगत सिंह हंसराज वोरा को अपने छोटा भाई मानते थे, क्योंकि जो हंसराज वोरा होते हैं वो एक बहुत ही डायनेमिक एक्टिविस्ट होता है। 17 साल की उम्र में ही वो ये सब ज्वाइन कर लेते हैं और वही हंसराज वोरा भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे रहा है। तो भगत सिंह को इस बात से बहुत ही दुख होता है। तो फाइनली इन गवाहों की गवाहियों के हिसाब से इन लोगों को सजाए मौत दी जाती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को इन्हें सज़ा सुनाई जाती है सजाए मौत की। और जो 7 अदर एक्यूज्ड होते हैं उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। तो भगत सिंह की जो सज़ा की न्यूज़ होती है जब ये पूरे देश में फैलती है तो वहाँ पूरे देश के लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं, स्ट्राइक करना चालू कर देते हैं पूरी कंट्री में। और एक प्लान भी बनाया जाता है कॉमरेड्स के द्वारा, जो चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह होते हैं इनके द्वारा प्लान भी बनाया जाता है कि किसी तरह रिवॉल्यूशनरीज जो होते हैं ये भगत सिंह वगैरह इन्हें जेल से छुड़ाया जाए। लेकिन प्लान कामयाब नहीं होता। देखिए भगत सिंह जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह का कोई फेवर ना मिले। इवन जो उनके पिता भी होते हैं वो भी एक डिफेंस काउंसिल बैठाते हैं भगत सिंह के फेवर के लिए। लेकिन भगत सिंह इस बात से बहुत नाराज़ होते हैं। भगत सिंह के पिताजी ये तक बोल देते हैं कि जब तुम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो तुम मेरे साथ थे, जब किलिंग हुई तो भी मैं तुम्हें मतलब इन सब चीज़ों से निकाल दूंगा। लेकिन भगत सिंह इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। वो इस चीज़ के अगेंस्ट में होते हैं कि उन्हें कोई फेवर मिले। और एक चीज़ और है, जब ये सज़ा सुनाई जाती है तब असली रेवोल्यूशन की स्थापना होती है। देखिए भगत सिंह चाहते थे कि उनकी कुर्बानी से लोगों में एक मैसेज जाए। वो कहते थे कि मैं कुर्बान हो रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कुर्बान हो, क्योंकि मर के जंग नहीं जीती जाती। सेक्रीफाइस ज़रूरी होता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को भी हम लोगों को देखना पड़ता है। मेरी कुर्बानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर घर से एक भगत सिंह निकले और तब ये देश बदल जाएगा। देखिए भगत सिंह को जेल से निकालने का प्लान इसलिए भी वर्क नहीं करता क्योंकि जब उसे जेल से निकालने के लिए प्लानिंग होती है तो वे भगवती चंद्र बोरा जो होते हैं ये बॉम्ब फेंकने के लिए जाते हैं। लेकिन जो बॉम्ब की पिन होती है वो लूज़ होती है और वो पिन निकल जाती है, तो उनके हाथ में ही वो बॉम्ब फट जाता है और उनकी सडनली वहीं पर डेथ हो जाती है। तो इसीलिए ये प्लान प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फेयरवेल ऑफ भगत सिंह। देखिए भगत सिंह की जो फैमिली होती है वो उनसे मिलने आती है। जब उन्हें आखिरी बार जब उनसे मिलने आती है तो उनके पिता, माता जी और उनकी 3 बहनें और उनका एक 10 साल का छोटा भाई होता है कुलटार सिंह, वो बहुत ही बुरी तरह रोते हैं भगत सिंह से मिलकर। और वो भगत सिंह उन्हें समझाते हैं कि आप इस तरह से मत रोइए, ये चीज़ ठीक नहीं है। एक क्रांतिकारी को क्रांतिकारी की तरह ही विदा कीजिए। और जो राजगुरु और सुखदेव होते हैं उनसे कोई मिलने नहीं आता। तो ये बात चरत सिंह होता है जेल का जो वार्डन होते हैं उन्हें बहुत ही मतलब इमोशनल हो जाता है इस बात को भी देखकर। तो कुछ समय बाद थोड़ा टाइम हुआ मिलते के साथ ही थोड़ा टाइम बाद जो जेल वार्डन चरत सिंह होते हैं वो भगत सिंह की फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं कि आपका मिलने का समय ख़त्म। तब माहौल और ज़्यादा मतलब
आप समझ ही सकते हैं, इमोशनल हो जाता है वहाँ पर। जो जेल के कैदी होते हैं वो सब इमोशनल हो जाते हैं। और आखिरी में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह एंड महात्मा गांधी। देखिए, भगत सिंह और महात्मा गांधी की जो सोच थी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, लेकिन दोनों का मोटिव सेम था। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। भगत सिंह बोलते थे कि गांधी जी जो हैं वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है उस हिसाब से दुनिया नहीं चलती। और दूसरी तरफ गांधी जी बोलते थे कि भगत सिंह के जो तौर तरीके हैं वो उन्हें पसंद नहीं है, कि ऐसे छोटे छोटे जो यंग लड़के हैं वो इस बात पर जाएंगे, तो बहुत ही मतलब दुखद बात है ये। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ किया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, पूरे नेशन को पता होता है कि अब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जान जो बचा सकता है वो बंदा है गांधी जी। और गांधी जी को भी ये बात मालूम होती है। तो गांधी जी इस बात को उठाते हैं, लेकिन सरकार कहाँ थी सुनने के मूड में। और गांधी जी ने यहाँ तक भी कह दिया था कि मैं अपनी लाइफ तक कुर्बान करने को तैयार हूँ भगत सिंह के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा जो कोशिशें होती है ना, वो भी गांधी जी ने नहीं की थी। ये भी एक सच बात है, क्योंकि गांधी जी एसोसिएट नहीं होना चाहते थे इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से। उनका अलग मानना था और भगत सिंह का अलग मानना था। और गांधी जी भी यही बोलते थे कि भगत सिंह खुद चाहते हैं कुर्बान होना, लेकिन गांधी जी ने ट्राई तो किया। उन्होंने लेटर भी लिखे वाइस रॉय को कि कुछ तो करिए कि जिससे ये सेंटेंस ऑफ डेथ रुक जाए। और और वाइस रॉय का भी जवाब आता कि या तो गांधी इरविन पैक्ट तोड़ दीजिए या फिर हम ये चीज़ करें। और गांधी जी अपना ये पैक्ट तोड़ना नहीं चाहते थे। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने भी भगत सिंह को सपोर्ट किया था बहुत बड़े लेवल पे। और उन्होंने लोगों को भी बोला था और गांधी जी को भी बोला था कि उन्हें ये पैक्ट तोड़ देना चाहिए और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जान बचानी चाहिए। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे अपना पैक्ट तोड़ना। लेकिन खैर छोड़िए, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। पर लेकिन पूरी तरह यह कहना गलत होगा कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, और पूरी तरह यह भी कहना गलत होगा कि गांधी जी ने पूरी कोशिश की। आप समझ ही सकते हैं व्हाट आई वांट टू से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थी भगत सिंह जी की बायोग्राफी का पार्ट 2। होप आपने इस बात को समझा होगा अच्छे से, ये आपके काम आ सकती है एग्ज़ाम्स में और नॉलेज को भी बढ़ाएगी आपको। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।